हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट 3 जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं मांग। वस्तु की मांग होती क्या है? वस्तु की जो मांग होती है, मांग से मतलब क्या होता है? वस्तु की मांग से मतलब क्या होता है? तो देखिए, वस्तु की मांग की जो डेफिनेशन होती है, वस्तु की मांग से अभिप्राय, वस्तु की मांग से अभिप्राय वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली वस्तु की मात्रा से या वस्तु उपभोक्ता के द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा से होता है। एक बार मैं दोबारा से पढ़ता हूँ डेफिनेशन। वस्तु की मांग से अभिप्राय वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा से है। क्लियर है? इसके अंदर एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है, वो क्या होती है हमारी? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर। क्लियर है? आपको ये जो वर्ड है ना, ये लाइन बिल्कुल नहीं भूलनी। मांग का मतलब क्या होता है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा वस्तु की मांग कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो होता है हमारा मांग की मात्रा। अब मांग की मात्रा क्या होती है? तो देखिए, मांग की मात्रा से अभिप्राय होता है वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर या वस्तु की एक विशेष कीमत पर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा को वस्तु की मांग की मात्रा कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? वस्तु की एक विशेष कीमत पर। मांग की डेफिनेशन और मांग की मात्रा की जो डेफिनेशन होती है, उन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस एक वर्ड का ही डिफरेंस होता है। वस्तु की मांग जो होती है वो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर होती है, तथा वस्तु की जो मांग की मात्रा होती है उसकी एक विशेष कीमत पर होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारी कोई वस्तु एक्स है, वस्तु एक्स है। हाँ, उसकी कीमत, इधर उसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो उसकी मात्रा 5 थी। जब उसकी कीमत, वस्तु की कीमत हमारी 20 हो गई तो उसकी मात्रा जो थी वो 2 रह गई। जब वस्तु की कीमत 5 होगी तो उसकी जो मात्रा थी वो 10 हो गई। अब ये वस्तु की अलग अलग कीमतों पर उसकी मात्रा को दर्शाता है, तो ये क्या है? वस्तु की मांग है। बट अगर मैं बात करूं कि 20 रुपए की कीमत पर वस्तु की कितनी मांग है, 20 रुपए की कीमत पर वस्तु की कितनी मांग है, तो वो क्या कहलाएगा? वस्तु की मांग की मात्रा। जब मैं एक विशेष कीमत की बात करता हूँ कि एक स्पेसिफिक कीमत, एक विशेष कीमत पर उस वस्तु की कितनी मांग है, उसे बोलते हैं मांग की मात्रा। जब मैं अलग अलग कीमतों की बात करता हूँ तो वो कहलाती है वस्तु की मांग। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मांग तालिका तथा या फिर मांग अनुसूची। मांग तालिका या मांग अनुसूची। देखिए, मांग तालिका या मांग अनुसूची होता क्या है? तो मांग अनुसूची से अभिप्राय उस तालिका से है, मांग अनुसूची से अभिप्राय उस तालिका से है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की मांग को प्रकट करती है। क्लियर है? मांग तालिका से अभिप्राय उस तालिका या उस अनुसूची से है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मात्राओं को, वस्तु की मांग की जो मात्राएं होती है, मांग को प्रकट करती है। और मांग तालिका जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, दूसरी होती है हमारी बाजार मांग अनुसूची। तो देखिए, व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची से अभिप्राय होता है वह तालिका जो सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाती है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। एग्जाम्पल के लिए जैसे कीमत, मात्रा। क्लियर है? तो देखिए, कीमत जब हमारी 10 रुपए थी तो मात्रा 5 थी। जब कीमत 5 होगी तो मात्रा हमारी 10 हो गई। ये क्या है? सिर्फ एक ही व्यक्ति की मांग को दर्शा रही है, तो इसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। इसके बाद में बात करते हैं बाजार मांग अनुसूची की। तो बाजार मांग अनुसूची क्या होती है? बाजार मांग अनुसूची वह तालिका होती है जो पूरे बाजार की मांग को दर्शाती हो, पूरे बाजार की मांग को दर्शाती हो, उसे बोलते हैं बाजार मांग अनुसूची। अब देखिए, बाजार मांग अनुसूची एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यहाँ वस्तु की कीमत आ जाएगी। हम मान लेते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था के अंदर, एक बाजार के अंदर
उपभोग को जो एक वस्तु के उपभोक्ता है वो दो उपभोक्ता है बाजार के अंदर, एक उपभोक्ता ए है एक उपभोक्ता बी है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी बाजार मांग। तो कैसे निकलती है ए प्लस बी, यानी उपभोक्ता ए के द्वारा की गई मांग तथा उपभोक्ता बी के द्वारा। एक वस्तु के जितने भी उपभोक्ता बाजार के अंदर होते हैं उन सबकी मांग के योग को हम बाजार मांग बोलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लीजिए जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तो उपभोक्ता ए जो था वो 10 इकाइयों को खरीदता था और जो बी था वो 5 इकाइयों को खरीदता था। हमारी बाजार मांग उस टाइम पर कितनी थी? 15 प्लस करके जब कीमत घट करके 5 रुपये हो गई तो क्या ये उपभोक्ता जो है वो 20 इकाइयों को खरीदा है और बी जो है वो 10 को खरीदा है। तो मांग कितनी होगी हमारी? 30 इकाइयों पर चली गई। क्लियर है? इसको बोलते हैं बाजार मांग तालिका। इसे क्या बोलते हैं? बाजार मांग अनुसूची या बाजार मांग तालिका, जो पूरी बाजार की मांग को दर्शाती हो। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब। अब इसके बाद में बात करते हैं मांग वक्र की। इसके बाद में बात करते हैं मांग वक्र की। तो मांग वक्र क्या होता है? मांग तालिका या बात जो हमारी ये मांग अनुसूची जो होती है, मांग अनुसूची के रेखीय रूपांतरण को या रेखीय चित्रण को या मांग वक्र कहते हैं। दो ही मांग वक्र बनते हैं हमारे, व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा होता है हमारा बाजार मांग वक्र। दोनों बना करके देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र की। इसके बाद करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र की। मांग वक्र कौन सा है? व्यक्तिगत मांग वक्र। तो देखिए व्यक्तिगत मांग वक्र कैसा बनेगा हमारा। यहाँ पर हम दिखाएंगे अपनी कीमत को, इधर दिखाएंगे वस्तु की मात्रा को। ये हमारा एक्स एक्सेस 0 और ये हमारा वाई एक्सेस। क्लियर है? तो देखिए जब वस्तु की कीमत हमारी वस्तु की कीमत 10 थी, जब हमारी वस्तु की कीमत 10 थी यानी इस पॉइंट पर थी, तो वस्तु की जो मांग थी वो कितनी थी? 5 थी। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा लगभग इधर आ जाएगा 5 10, यहाँ पर हमारा 5 और 10, और इस पॉइंट पर आने के बाद हमारी मांग कितनी होगी? तो हमारा मांग किस तरह जाएगा? इस तरह से। ये क्या हो गया हमारा? डी कर्व। जब वस्तु की कीमत 10 थी तो मांग हमारी 5 थी, तो वस्तु की कीमत 5 हुई तो मांग हमारी बढ़ करके 10 हो गई। क्लियर है? कीमत में कमी से मांग क्या होगी हमारी? बढ़ गई। क्लियर? ये होता है हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र, जो सिर्फ एक ही उपभोक्ता की मांग को दर्शाता हो। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं बाजार मांग वक्र की। बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग वक्र कैसा होता है हमारा? बाजार मांग वक्र से अभिप्राय उस मांग वक्र से होता है जो पूरे बाजार की मांग को दर्शाता हो। तो देखिए कैसे बनेगा हमारा बाजार मांग वक्र। y0x कीमत मात्रा। क्लियर है? कीमत हमारी 10 और 5 है। कीमत मात्रा 5 10 20 30। क्लियर? तो देखिए जब कीमत हमारी 10 थी, तो बाजार मांग कितनी थी? 15 थी। कीमत 10 होने पर बाजार मांग कितनी थी हमारी? 15 थी। और कीमत के 5 होने पर बाजार मांग कितनी हो गई हमारी? 30 हो गई। यानी मांग वक्र किस तरह से हुआ हमारा? कुछ इस तरह से। क्या? डी का कीमत के 10 होने पर जो बाजार हमारी कीमत के 10 होने पर जो बाजार मांग थी हमारी 15 थी, कीमत के 5 रुपये होने पर जो बाजार मांग थी हमारी 30 हो गई। क्लियर है? ये होता है हमारा बाजार मांग वक्र। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करने वाले मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व, मतलब मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को बोलते हैं मांग फलन। या मांग फलन वे तत्व या वे एलिमेंट्स होते हैं जो एक वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। अब हमने दो पढ़ी है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। इसीलिए हमारे मांग फलन भी दो ही प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। यहाँ के लिखे हुए व्यक्तिगत मांग फलन पहले डीएक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ एक्स, या वस्तु एक्स की मांग। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहले तो पीएक्स यानी वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु एक्स की कीमत। एक्स का मतलब वस्तु के लिए है, पी का मतलब प्राइस ऑफ एक्स या वस्तु एक्स की कीमत। सेकेंड पीआर मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई यानी उपभोक्ता की आय या उपभोक्ता की जो इनकम होती है कंज्यूमर की, वो उसकी इनकम। टी का मतलब टेस्ट यानी उपभोक्ता की रुचि।
ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस या संभावनाएं। ये होते हैं हमारे व्यक्तिगत मांग फलन, जो व्यक्ति की एक व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे बाजार मांग फलन। तो बाजार मांग फलन मार्केट डिमांड को कौन कौन से एलिमेंट्स प्रभावित करते हैं। देखिए ये 5 तो हमारे एज इट इज है, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। इसके बाद में 2 और ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। फर्स्ट होता है हमारा एन, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की संख्या। और दूसरा होता है हमारा वाई डी, यानी आय का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण कैसा है। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम पी एक्स की, यानी वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स। उसी वस्तु की जो अपनी कीमत होती है, यानी वस्तु की जो अपनी कीमत होती है, वो उस वस्तु की मांग को किस तरह से प्रभावित करती है। देखिए अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें मतलब ये जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सारे एलिमेंट्स या फिर इन सारों की जो हम बात करें, ये सारे एलिमेंट्स में जब कोई भी चेंज नहीं होता, जब ये सेम रहते हैं, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग जो होती है वो कम हो जाती है, तथा वस्तु की कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग जो होती है कम हो जाती है। कीमत और मांग, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ेगी उस वस्तु की मांग घट जाएगी, और वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। शर्त क्या होती है यहाँ पर, अन्य बातें समान रहने पर। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है शर्त, तभी ये जो शर्त क्या होती है यहाँ पर, अन्य बातें समान रहने पर। क्लियर है। तो वस्तु की अपनी कीमत में भी चेंज आने पर वस्तु की मांग जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसी कीमत बढ़ेगी वस्तु की मांग घट जाएगी, वस्तु की कीमत के कम होती है वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल से लिए, जैसे आप नॉर्मली भी वही कोई चीज़ जब सस्ती होती है तो आप क्या करते हो, उसकी ज़्यादा यूनिट खरीदते हो, और जैसे ही वो चीज़ महंगी हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसकी यूनिट्स को कम कर देते हो। अर्थात इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन या कैसा संबंध पाया जाता है, वो होता है हमारा विपरीत संबंध। वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग में किस तरह का संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो क्या हमारा पीआर, यानी संबंधित वस्तु की कीमत, गुड्स। तो देखिए संबंधित वस्तु की कीमत किस तरह से प्रभावित करती है। सबसे पहले तो देख लेते हैं संबंधित वस्तु होती क्या है। तो देखिए संबंधित वस्तु हमारी 2 प्रकार की होती है, हम दोनों को समझते हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है हमारी पूरक वस्तु है। सेकंड जो होती है वो होती है हमारी प्रतिस्थापन वस्तु है। सेकंड क्या होती है हमारी प्रतिस्थापन वस्तु। तो पहले हम प्रतिस्थापन की बात करते हैं, उसके बाद में हम फर्स्ट पर चलेंगे पूरक वस्तु के लिए। देखिए प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हो। जो वस्तु एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हो, ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कोक और पेप्सी। क्लियर है। आप एक दुकान पर जाओ और आपने पेप्सी मांगी, पेप्सी आप अगर नहीं है तो आप उसकी जगह कोक लेकर के आ सकते हो। ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं, प्रतिस्थापन है, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सके। तो ऐसी 2 वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हो, उन्हें बोलते हैं हम प्रतिस्थापन वस्तुएं। क्लियर है। तो देखिए अब बात करते हैं हम कि ये दोनों जो होती हैं वस्तु की मांग को किस तरह से प्रभावित करती है। जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है वो एक वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हमारी कीमत, यहाँ हमारी मांग। ठीक है। अब मान लीजिए आप एक दुकान पर गए, कोक और पेप्सी, वहाँ पर आप पेप्सी लेने के लिए गए, आपके लेने गए, पेप्सी लेने के लिए गए, जो दोनों की अभी कीमत जो है वो 35 है, ये भी 35 की आती है, ये भी 35 की आती है, मान करके चलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, आप जब दुकान पर पहुंचे तो उसने बोला भाई पेप्सी तो है, वो तो जो हो गई वो हो गई 40 रुपए की, बट कोक अभी भी 35 की है। आपकी क्या हुआ, वस्तु की कीमत जो थी वो बढ़ गई, कीमत क्या हुआ, बढ़ गई। तो आप क्या करोगे, पेप्सी लेकर के आओगे, कोक लेकर के आओगे। नॉर्मली आप क्या करोगे, कोक को प्रेफर करोगे, क्योंकि एक तो ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, दूसरी क्या है, ये वाली ऊपर से सस्ती भी है। तो जैसे ही एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्रतिस्थापन वस्तु की जो मांग होती है वो क्या होता है, बढ़ जाती है। क्लियर। वस्तु की कीमत बढ़ने पर
प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, इसी तरह से वस्तु की कीमत कम हो गई। ये वाली जो पेप्सी थी आपकी 30 रुपए की हो गई, तो क्या होगा, जो बंदा कोक लेने आया होगा वो भी क्या प्रेफर करेगा, पेप्सी को ही प्रेफर करेगा, पेप्सी को ही लेगा। तो वस्तु की कीमत कम होने पर भी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग जो होती है वो कम हो जाती है। ये जो मांग है ये हम प्रतिस्थापन वस्तु के लिए बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन वस्तु के लिए बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक या सीधा संबंध। ठीक है, धनात्मक संबंध या सीधा संबंध पाया जाता है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग में, या फिर वस्तु की कीमत और प्रतिस्थापन वस्तु की मांग में धनात्मक या सीधा संबंध पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम पूरक वस्तुओं की। तो देखिए पूरक वस्तुएं होती क्या है, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दोनों मिलकर के एक वस्तु की मांग को पूरा करती हो, यानी एक दूसरे के बिना दूसरी वस्तु अधूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, कार है और पेट्रोल है। ठीक है, कोई भी आपका व्हीकल हैगा, वाहन हैगा, कार नहीं लेते हम वाहन लिख लेते हैं कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे यहाँ पर। वाहन है, पेट्रोल है, कोई भी हमारा व्हीकल है जो पेट्रोल से चलता हैगा, और यहाँ पर हमारा पेट्रोल है। भी ये दोनों के एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भाई अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है, वाहन आपकी गाड़ी खड़ी है तो बेकार है, जब उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है चल नहीं सकती। इसी तरह से अगर आपके पास में पेट्रोल है बट वाहन नहीं है तो पेट्रोल भी बेकार है। तो ऐसी दो वस्तुएं जो मिलकर के एक दूसरे को पूरा करती हूँ, जिसके बिना दूसरी वस्तु बिल्कुल बेकार है, इन्हें बोलते हैं पूरक वस्तुएं। अब देखिए ये एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करती हैं, कीमत, मांग, और मांग किसकी, पूरक वस्तु की मांग। ठीक है, देखिए अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए, यानी आपका जो पेट्रोल है वो क्या हो गया, महंगा हो गया। आज 70 रुपये है, 70 रुपये से गवर्नमेंट ने क्या करा, 75 रुपये का कर दिया। तो क्या करोगे भाई, आप बोलोगे भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, गाड़ियों को कम करो चलाना, पब्लिक व्हीकल, ये जो बसेज है, ऑटो है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करो। जैसी वस्तु की कीमत बढ़ी, पूरक वस्तु जो आपकी वाहन जो है उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरह से जैसे ही वस्तु की कीमत कम हुई, पेट्रोल 70 रुपये से 60 रुपये हो गया, तो क्या होगा, वस्तु कीमत बढ़ जाएगी। जिस बंदे को 6 महीने बाद गाड़ी लेनी थी वो भी आज ही ले लेगा, वस्तु की जो मांग होगी वो बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, हमारा उल्टा संबंध, या फिर आप बोल सकते हो उसको विपरीत या ऋणात्मक, कुछ भी बोल सकते हो। तो विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है पूरक वस्तुओं की मांग तथा वस्तु की कीमत में। क्लियर है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं वस्तु की उपभोक्ता की आय के लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की आय यानी कि वाई। ठीक है, उपभोक्ता की आय या उसको बोलते हैं वाई। तो देखिए उपभोक्ता की आय एक व्यक्ति की मांग को या जो हमारी वस्तु की मांग होती है उसे किस तरह से प्रभावित करती है। अभी हमने पहले भी सीख रखा है कि जैसे ही उपभोक्ता की जो आय होती है वो बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सेम इसी तरह से अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वस्तु की मांग भी क्या कर देगा, कम कर देगा। इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है या ऋणात्मक। क्लियर है। तो जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है उसकी वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। आय में कमी के साथ साथ वस्तु की मांग में भी क्या होती है, कमी होती है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट या उपभोक्ता की रुचि। रुचि या हम इसको एक नाम दे सकते हैं प्राथमिकता। ठीक है, टेस्ट। तो जिस भी वस्तु के अंदर उपभोक्ता की रुचि अधिक होती है या एक उपभोक्ता जिस वस्तु को प्राथमिकता अधिक देता है उसकी मांग अधिक होती है। वस्तु उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता
और वस्तु की मांग। अगर उपभोक्ता की रुचि अधिक है तो वस्तु की मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे उपभोक्ताओं की रुचि कम होती है उस वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले टीवी आते थे, वो बड़े बड़े डब्बे जैसे, ठीक है। तो क्या था, उस टाइम पर उपभोक्ताओं की रुचि उन्हीं टीवी में होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट वालों में। क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में रुचि होती थी तो उनकी मांग ज्यादा थी। फिर क्या था, कलर टीवी आने स्टार्ट हुए तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या हुआ, लोगों की रुचि कम होने लगी, कलर को ज्यादा प्रेफर करने लगे, वो ज्यादा पसंद आने लगे। तो क्या वो कलर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आने बंद हो गए। इसी तरह से अब एलसीडी या एलईडी आने लगे तो कलर टीवी की भी डिमांड क्या हुआ, वो भी प्राथमिकता खत्म होती चली गई। और अब लोग बाग एलसीडी को प्रेफर करने लगे तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे लोग उपभोक्ता की रुचि जिस भी वस्तु के लिए ज्यादा होती है उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जैसे उपभोक्ता की रुचि कम होती चली जाएगी उसकी मांग भी क्या करने लगेगा, वो कम ही करने लगेगा। इसलिए इन दोनों के अंदर भी विपरीत संबंध पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा संभावनाएं। या एक्सपेक्टेशंस यानी कि ई, ठीक है। संभावना या एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए संभावनाओं का मतलब क्या होता है, संभावनाओं से मतलब होता है अगर किसी भी वस्तु की निकट भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो आज उसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। अगर किसी वस्तु की निकट भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो तो आज की डेट पर उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हमें पता है कि कीमत बढ़ने वाली है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं पेट्रोल, एग्जांपल के लिए पेट्रोल लेते हैं। भाई आपने ना आज एक न्यूज़ सुनी, आज की डेट में जो पेट्रोल है वो 70 रुपये आता है। आपने न्यूज़ देखी टीवी के अंदर कि कल से जो पेट्रोल है वो 72 रुपये लीटर होने वाला है। आपको पता लगे भाई कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो आप आज क्या करोगे, अगर आपको 50 रुपये का भी तेल डलवाना था ना तो भी आप क्या करोगे, 4-5 लीटर जितनी भी टंकी में जगह थी उतनी भरवा लोगे, क्योंकि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है। तो जैसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होती है, कम कीमत बढ़ने वाली होती है, हम आज की डेट में वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं। इसी तरह से अगर आपको पता लगा कि पेट्रोल हमारा सस्ता होने वाला है, 70 रुपये से घट करके 69 का या 69 रुपये का होने वाला है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको हमेशा टंकी भरवाते तो आज क्या बोलोगे, भाई 50 रुपये का डाल दे, कल भरवा लूंगा, कल पेट्रोल सस्ता होगा। अगर वस्तु की कीमत कम होने वाली होती है तो आज की डेट में वस्तु की मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, सीधा संबंध या धनात्मक संबंध। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं की संख्या। एन उपभोक्ताओं की संख्या या कंज्यूमर्स, ठीक है। तो देखिए जिस वस्तु के उपभोक्ता अधिक होते हैं उस वस्तु की मांग भी अधिक होती है। उपभोक्ता और मांग, जिस वस्तु की उपभोक्ता ज्यादा होंगे जनरली उस वस्तु की मांग ज्यादा होगी। भाई एक वस्तु को खरीदने वाले 100 लोग हैं तो 100 लोगों की ही मांग होगी। अगर दूसरी वस्तु को खरीदने वाले लोग ही 10 है तो उसकी मांग भी तो कम ही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी कार आती है, टाटा की कार है और एक हमारी BMW है। भाई BMW को खरीदने वाले लोग कम है इसलिए उसकी मांग भी क्या है, कम है। लेकिन टाटा या मारुति को खरीदने वाले लोग ज्यादा है इसलिए उनकी मांग भी क्या है, ज्यादा है। जैसे उपभोक्ता कम होते हैं उनकी मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। लास्ट वन आता है हमारा YD यानी आय का वितरण।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। तो देखिए अगर एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय का समान वितरण होता है, आय का समान वितरण का मतलब क्या होता है, अगर लगभग सभी के पास में एक जैसा पैसा होता है, मतलब सभी लोग मध्यम वर्गों में या अमीर वर्ग में आते हैं, गरीब वर्ग कम पाया जाता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर, तो वहां पर व्यक्तियों की जो मांग होती है वो अधिक होती है, क्योंकि सभी लोगों के पास में पैसा होता है। बट अगर वहां पर आय का वितरण असमान है, मतलब किसी व्यक्ति के पास में तो बहुत ज्यादा पैसा है और किसी व्यक्ति के पास में बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर वस्तुओं की मांग भी कम ही, क्योंकि जिन लोगों के पास में पैसा होता है सिर्फ वही मांग करते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो वस्तुओं की मांग नहीं कर पाते। तो अगर आय का वितरण समान होगा तो वस्तुओं की मांग अधिक होगी, अगर आय का वितरण असमान होता है, एक जैसा नहीं होता, तो वस्तु की मांग भी क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।